हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आमिर। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क एंड पीओ मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल के, वो हम अब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 31 लेसन हम कर चुके हैं। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स जो कुछ भी क्रिटिकल रीजनिंग में आ सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं। उनके क्वेश्चंस लगभग 2-3 लेसन सबके हैं, मिक्स क्वेश्चंस भी हैं। आप क्रिटिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है चैनल पे स्मार्ट कीड़ा पे, आप जा करके वीडियो के टैब पर आप प्लेलिस्ट पे जब टिक करोगे तो क्रिटिकल रीजनिंग के लाइन बाय लाइन आपको लेसन ऑर्डर में मिलेंगे, लेसन 1 से लेके लेसन 31 तक। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिमांड बहुत ज्यादा आ चुकी थी। बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला हमें बहुत जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप डिस्कस करिए, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट हम अपने आप को वेरीफाई भी कर सकें कि जो हमने अभी तक पढ़ा है थ्रू आउट, जितने हमने कॉन्सेप्ट सीखे, क्या हम उसे अप्लाई कर पाएंगे। रियल जो लाइफ एक्सपीरियंस होगा हमारा एग्जाम में, जब लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसे कैसे अप्रोच करेंगे। अब 3 हथियार हमारे तैयार हो चुके हैं। पहला, हमारा कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर है। अगर हमसे पूछा जाए इन्फरेंस, हमसे पूछा जाए एजम्पशन, तो हम क्लियर बता देंगे कि इसमें से कौन सा एजम्पशन है और कौन सा इन्फरेंस है, कौन सा कंक्लूजन है। दूसरा, कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, क्या चीट कोड्स हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम ऑप्शंस में से एलिमिनेट करेंगे उन ऑप्शंस को जो रिडंडेंट हैं, और कैसे हम अपनी एम्बिग्यूटी को कैसे क्लियर कर चुके हैं अभी तक। जो लोग ये कहते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत ही एम्बिगस आंसर्स आते हैं, उसमें हम कैसे अप्रोच करेंगे, ये हमने सीखा अभी तक। यानी हमारा डिसीजन मेकिंग अब काफी स्ट्रांग है। तीसरा, हमने सीखा जो फाइनली कि कैसे हम किसी आर्ग्यूमेंट को पहचानेंगे, क्योंकि जब तक हमने आर्ग्यूमेंट को नहीं पहचानना है हम क्रिटिकल रीजनिंग नहीं समझ सकते। ये मैंने स्टार्टिंग लेसन 1 से बताया है, हाउ टू आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं ये हमें पता है अब अच्छी तरीके से। आर्ग्यूमेंट्स वो स्टेटमेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पर कुछ इन्फरेंशियल क्लेम दिखेगा, हमें प्रीमाइसेस होंगे जो कि किसी चीज को प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, इसी के साथ, इसी नोट के साथ, इसी तैयारी के साथ अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं एसबीआई पीओ मेंस 2018 के कुछ क्वेश्चंस लाया हूं। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 10 सवाल इस पर्टिकुलर मेंस एग्जाम में पूछे गए थे। 45 में से 10 सवाल क्रिटिकल रीजनिंग के थे। बहुत ही बड़ा सेक्शन है। 10 क्वेश्चंस में से अगर 5 भी आप करके आते तो आपका स्कोर इंप्रूव हो जाता। वहां टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल के थे। मतलब इजी नहीं, मैं मॉडरेट भी कहूंगा कुछ क्वेश्चंस को। हाँ, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया है, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको डिसीजन मेकिंग आता है, आपको आर्ग्यूमेंट पहचानना आता है, तो आप 10 में से 8 क्वेश्चंस बहुत ही क्लियरली आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए आज मैं 5 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो हम 5 आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेसन में मैं आपको 5 और क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वील गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल। ठीक है, डायरेक्शंस जैसे हमेशा हम पढ़ते हैं। द क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 आर्ग्यूमेंट्स, इज और आर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स and which is or are weak arguments, and accordingly choose your answer from the alternative given below each question। काफी कंफ्यूज किया है इन्होंने डायरेक्शंस में। कंफ्यूज करने की क्यों कोशिश की, क्योंकि अभी तक तो हमने आर्ग्यूमेंट्स पहले देखे थे और बाद में स्टेटमेंट्स देखे थे, लेकिन हमें ये तो अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज से ये तो पता चल चुका है कि स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट कोई अलग चीजें नहीं है। आर्ग्यूमेंट इज जस्ट मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, तो दोनों ही इंटरचेंजेबल है। तो अगर स्टेटमेंट पहले पूछ लें और बाद में आर्ग्यूमेंट दे दें तो भी हम इसको इजीली पहचान सकते हैं। यहाँ तो क्लियरली बोल दिया कि ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है। चलिए देखते हैं। इन्होंने यहाँ बोला है कि ये जो 3 आर्ग्यूमेंट्स जो फॉलो अप होंगे स्टेटमेंट के बाद, वो या तो वीक होंगे या उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे और कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे, सिंपल। बट आपको क्या चूज करना है? जी नहीं, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं पूछा है, एग्जैक्ट इन्होंने यहाँ पूछा है, एग्जैक्ट ये पूछा है कि ये है क्वेश्चन। यहां लिखा है कि बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स स्टेटेड बिलो, यानी आर्ग्यूमेंट जो फॉलो अप होंगे। मैं एक स्लाइड में सारे आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकता था, तो स्टेटमेंट मैंने यहां लिख दिया है। ये देखिए स्टेटमेंट आपको दिख रहा है। अब यहां क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स स्टेटेड बिलो, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में वो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, एंड द इंफॉर्मेशन स्टेटेड अबव, यानी जो ऊपर स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन जो दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स विल स्टेट द रीजन फॉर द प्रॉब्लम। अब यहां पर क्लियरली बोला कि कौन से ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो एक रीजन प्रेजेंट करेगा इस प्रॉब्लम का। यानी कि वो स्ट्रॉन्ग या वीक आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट क्या वो आर्ग्यूमेंट्स कोई रीजन प्रेजेंट करेंगे।
लेसन नंबर 30 में हमने किया था स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। बहुत ही, अगर आपको स्टेटमेंट रीजन का कॉन्सेप्ट और बिल्डअप करना हो तो लेसन नंबर 30 प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। बट मेनी ऑफ द इंडियाज विलेजेस स्टिल लैक बैंक ब्रांचेस और एटीएम्स टू हेल्प सर्विस न्यू कस्टमर्स व्हाइल द पेस ऑफ बिल्डिंग न्यू फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज एक्चुअली स्लोड। अब मैंने आपसे जब स्टेटमेंट एंड रीजंस मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको क्लियर बोला था कि आप स्टेटमेंट में जो रीजन पूछा उसको मत देखना प्लीज, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे अभी हो गए हो, जैसे मैंने बोला तो आप कंफ्यूज हो गए, ये सब क्या पूछ लिया। तो इसलिए पहले स्टेटमेंट जरूर पढ़ें, यानी लाइन बाय लाइन चलना हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। तो हम क्या करेंगे, अब पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर हम नीचे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अ शॉर्टेज ऑफ बैंक ब्रांचेस एंड एटीएम्स, मैं यहाँ ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अ शॉर्टेज ऑफ बैंक ब्रांचेस एंड एटीएम्स अक्रॉस इंडियाज हिंटरलैंड is holding back Prime Minister Narendra Modi's financial inclusion efforts and risk angering rural voters ahead of elections next year। अब क्या कंटेंशन प्रूव करने की कोशिश करी है, क्या प्रूव करने की कोशिश की गई है? क्लियरली उन्होंने बोला कि आप जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो हमारा एक सपना था कि हम हर इंसान को एक फाइनेंशियल इंक्लूजन में डालेंगे, इवन रूरल इकोनॉमी पे भी ध्यान देंगे, विलेजर्स को, विलेज में जो रूरल एरिया में जो हमारी पॉपुलेशन रहती है उनको हम अपने फाइनेंशियल उसमें लाएंगे, सर्कल में उनको इंक्लूड करेंगे हर तरीके से, यानी कि जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं जैसे बैंक अकाउंट, बेसिक जो हमारी ज़रूरत है आज वो एक बैंक अकाउंट की है और एक एटीएम की है जहाँ से हम पैसा निकाल सकें और सुविधा के अनुसार उसमें सेव कर सकें। तो अ शॉर्टेज ऑफ बैंक ब्रांचेज, यानी शुरू में आपने बता दिया कि एक शॉर्टेज है बैंक ब्रांचेस की, एटीएम्स की। और हिंटरलैंड जब आप बोलते हो तो क्या इको होता है, हिंटरलैंड जब आप बोलते हो तो इको होता है हमारा रूरल एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्लियरली कंटेंशन प्रूव कर दिया, सीधी बात में बता दिया कि ना आपके पास एटीएम्स है प्रॉपर, ना आपके पास प्रॉपर बैंक ब्रांचेस हैं, और आपका सपना था कि आप हर इंसान को फाइनेंशियली इंक्लूड कर देते रूरल वोटर्स को रिझाने के लिए। अब यहाँ पे बोला है कि इट हैज़, इसमें एक रिस्क आ गया है, किस बात का, वो इस बात का कि जो रूरल वोटर्स हैं वो तो अब भैया इस बात को लेकर के बड़े नाराज हैं कि आपने प्रॉपर एटीएम्स और बैंक ब्रांचेस तो दी नहीं, और उसके बाद आप लोगों को जो है रिझाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऑब्वियस बात है इलेक्शंस में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, वो इस चीज़ को क्लियरली वो फोकस करते हुए चलेंगे कि ना मेरे पास बैंक अकाउंट है और मुझे कैसे सुविधा मिलेगी। तो वो जब इलेक्शन आएगा तो वो कहेंगे कि आप तो हमें फाइनेंशियली इंक्लूड करना चाह रहे थे और अब आपने जब बैंक ब्रांच ही नहीं बनाई, ना आपने एटीएम्स दिए, तो हमें किस बात का सुविधा दिया आपने, और उसको वो इलेक्शन में कंसिडर करेंगे। ऑब्वियस ही बात है वो वोट नहीं करेंगे उनको। आफ्टर टेकिंग ऑफिस इन 2014, अब यहाँ पे उसको और प्रूव करने की कोशिश की है, मोदी सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर वेलफेयर फंड्स फ्लो डायरेक्टली टू इंडियाज पुअर। अब वो ये चाहते थे कि हर इंसान के जेब में पैसा जाए, अगर हम कोई सब्सिडी दे रहे हो तो उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली हम डाल सकें, जैसे फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है या आपको किसी तरीके का भत्ता दिया जाता है जिसमें सपोज आप बेरोजगार हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता आपके अकाउंट में डायरेक्टली आए, ठीक है। वो ये चाहते थे ताकि बीच में जो मिडिलमैन वाला सिस्टम है वो खत्म हो जाए, डायरेक्टली आपके सुविधा तो वो देना चाह रहे हैं लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली तभी पहुंचेगी जब आपके पास बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। वाइल, अब यहाँ पे क्लियर बोला है, एक और प्रूव करने की कोशिश की गई है that while improving access to credit and insurance programs, he pushed policies that helped bring 310 million people into the formal banking system in just 4 years। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, उसके ऊपर काम किया है। 310 मिलियन लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में डाला गया अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड बैंक। अब यह क्या थ्रू आउट कंटेंशन प्रूव करने की कोशिश की गई, ये हमें क्लियर पता चल गया। सिर्फ एक ही मुद्दा है और मुद्दा ये है कि रूरल हिंटरलैंड में आपने बैंक ब्रांचेस और एटीएम्स नहीं खोले प्रॉपरली, वहां पर शॉर्टेज है, ठीक है। चलिए, अब हम ये कंटेंशन समझ में आ गया। अब मैं स्टेटमेंट की तरफ बढ़ूंगा कि क्या ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जो इस चीज को प्रूव करेंगे, एक रीजन देंगे किस बात का, दैट मेनी ऑफ द इंडियन विलेजेस स्टिल लैक बैंक ब्रांचेस और एटीएम्स टू हेल्प सर्विस न्यू कस्टमर्स। अब ये मुद्दा हमें पता ही चल चुका था ऊपर क्या है कि बैंक ब्रांचेस कम है। अब इसमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट जो आगे फॉलोअप होगा वो ये चीज को प्रूव करेगा कि, या एक रीजन देगा कि इंडियन विलेजेस स्टिल लैक बैंक ब्रांचेस और एटीएम्स टू हेल्प सर्विस न्यू कस्टमर्स while the pace of building new financial infrastructure has actually slowed। यहाँ पर ये भी एक लास्ट लाइन में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि हमारा जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी ऑलरेडी जो रफ्तार है वो बहुत स्लो डाउन हो चुकी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे पास बैंक ब्रांचेस एटीएम्स कम है। तो ये चीज़ प्रूव होती हुई दिख रही है कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही स्लोली बढ़ रहा है आगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हमको सब कुछ समझ में आ चुका है। अब हमें बस वो आर्ग्यूमेंट्स या स्टेटमेंट्स देखने हैं जो इसका रीज़न प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला,
Because Modi's government effectively forced poor citizens into the banking system by linking some welfare benefits to bank accounts. ये तो हमने अभी इको किया, ये क्लियर बताया कि वो चाहते थे कि मोदी गवर्नमेंट ये चाहती थी दैट दे हैव टू फोर्स द सिटीजन इनटू द बैंकिंग सिस्टम. कैसे फोर्स करेंगे? ताकि वो किसी तरह उनके बैंक अकाउंट से वेलफेयर स्कीम्स को जोड़ सके. मैंने अभी बोला था सब्सिडीज की बात की थी. अब जैसे बैंक अकाउंट में अगर आपके पास है तो आपकी गैस की सब्सिडी उसमें आती है, वैसे ही फार्मर्स को जो सब्सिडी प्रोवाइड हो जाती है वो उनके बैंक अकाउंट में आती है, या कोई वेलफेयर स्कीम जो उनको प्रोवाइड की गई है. ठीक है. Villagers have ended up stuck in long queues and struggling with ATMs that often run out of cash or break down. अब यहाँ पर क्या ये एक रीजन दे रहा है? क्या ये स्टेटमेंट वो रीजन दे रहा है कि बैंक ब्रांचेस शॉर्ट हैं, एटीएम शॉर्ट है? जी नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करी है आपने. ये कोई वो रीजन नहीं दिया आपने, यहाँ पे कोई रीजनिंग नहीं दिखी मुझे, तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ स्ट्रेट अवे. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. With an election due next year, the mismatch between the government's policies and the rural banking system is generating frustration among a key slice of India's electorate. या तो फिर वही इको कर दिया आपने, वही इन्फर करके दोबारा बता दिया कि देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रूरल बैंकिंग सिस्टम. क्या रीजन प्रोवाइड किया आपने? कोई रीजनिंग दी है? जी नहीं, आपने तो वही चीज इको कर दी जो हमने स्टेटमेंट में पढ़ी थी, तो इसको रिजेक्ट कर दो आप. Statement 3. The banking system struggled to keep up while some giants proved temporarily. Nearly half of the Indian bank accounts were inactive while some gains proved in temporary, nearly half of the Indian bank accounts were inactive in 2017, meaning they weren't used at all in the last 12 months. अब यहाँ भी क्या कोई रीजनिंग प्रोवाइड करी है कि क्या बैंकिंग सिस्टम में कुछ खामी है और देयर हैज़ टू बी मोर वर्क ऑन पुटिंग सम मनी इन द बैंक अकाउंट्स, और या ज़्यादा अकाउंट्स चाहिए थे? क्या ये वो रीज़न प्रोवाइड कर रहे हैं कि बैंक ब्रांचेस शॉर्ट है? जी नहीं, फिर से कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की आपने, आउट ऑफ स्कोप बात करी, तो इसको भी रिजेक्ट कर दो आप. तो क्या मेरा आंसर होगा? क्या ऑप्शन ए इस बात का रीज़न प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रांगली? नन इज स्ट्रॉन्ग बोला है इन्होंने. जी हाँ, ऑप्शन ए मेरा एकदम सही आंसर होगा, नन इज स्ट्रॉन्ग. मुझे बी सी डी ई देखने की भी आवश्यकता नहीं. ये तीनों ही वो स्ट्रॉन्ग आंसर्स नहीं है, या वो स्ट्रॉन्ग रीजंस या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स नहीं है जिसकी वजह से मैं ये बोल सकूं कि मेरे जो बैंक ब्रांचेस या एटीएम शॉर्टेज क्यों हैं रूरल एरिया में. आई होप आपको मेरा ये थ्रू आउट समझ में आ गया आंसर, एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया. और अगर आपको फिर भी और अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पॉज करके. मैंने उसका सोल्यूशन सिंपल 2 लाइन्स में दिया है. तीनों आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल. ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. फिर से वही डायरेक्शंस पहले पढ़ेंगे हम. द क्वेश्चंस गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 आर्ग्यूमेंट्स. फिर से वही एक स्टेटमेंट दिया और 3 आर्ग्यूमेंट्स फॉलो अप होंगे, नंबर्ड 1, 2, 3. यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इज और आर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि कौन से सपोर्ट करेंगे, एंड विच इज और आर वीक आर्ग्यूमेंट्स, एंड अकॉर्डिंगली चूज योर आंसर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ईच क्वेश्चन. अब वही करना है हमें. जैसे ही हमें स्टेटमेंट सामने आएगा तो मैं इस पैसेज में उसको जोड़ दूंगा और फिर ये देखूंगा कि क्या मेरे पैसेज को ये स्ट्रॉन्ग बना रहा है, क्या ये मेरे पैसेज को वीक बना रहा है, क्या वो जो कंटेंशन प्रूव करने की कोशिश या कंक्लूजन प्रूव करने की कोशिश इस स्टेटमेंट में होगी उसको ये और स्ट्रॉन्ग कर रहा है. ये बस हमें देखना है. ठीक है, चलिए देखते हैं. पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बियर मेकर हेंसकेन एनवी, एक बियर कंपनी की बात की गई है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बियर कंपनी है जिसका नाम है हेंसकेन. द मेजॉरिटी पार्टनर ऑफ यूनाइटेड ब्रूअरीज विथ विजय माल्या, यानी कि यूनाइटेड ब्रूअरीज जो कि एक एंटिटी है, एक कंपनी है विजय माल्या की, एंड दैट इज अ मेजॉरिटी पार्टनर विथ हेंसकेन. ठीक है, इज अंडरस्टूड टू हैव सॉट लीगल ओपिनियन ओवर इट्स राइट टू अपॉइंट अ चेयरमैन एट द इंडियन कंपनी. ऑब्वियसली अब इन दोनों की अगर कोई पार्टनरशिप रही होगी तो इमोशनल सेंस से मुझे ये तो पता है कि विजय माल्या के साथ क्या हुआ है, ऑलमोस्ट हर इंडियन को पता है कि उन्होंने किस तरीके से मिसमैच ऑफ फंड्स किया और आज वो यहाँ इंडिया में नहीं है, भगोड़ा हैं और उनके पीछे पड़े हैं ऑलमोस्ट जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सारे बैंक्स, इवन हमारा जो ईडी है वो भी, बहुत से फाइनेंशियल फ्रॉड्स हमने उनके देखे हैं. और ऑब्वियसली बात है दे हैव टू सॉर्ट सम लीगल ओपिनियन. क्यों, ऐसा क्या हुआ कि उनको एक लीगल ओपिनियन सॉर्ट आउट करनी पड़ी इतने बड़े वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बियर मेकर कंपनी को?
टू अपॉइंट अ चेयरमैन एट द इंडियन कंपनी। ऑब्वियसली बात है उनका कुछ अपना टाई अप हुआ होगा। जब दो कंपनीज के बीच का टाई अप होता है तो उसमें डिसाइड होता है कि तुम्हारा ये चेयरमैन मेरा यहाँ रहेगा और बाकी शेयर्स ये रहेंगे, इस तरीके से हमारा पार्टनरशिप होगा, तो उसकी एक डीड बनी होगी। ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने को अब लीगल ओपिनियन लेनी पड़ेगी क्योंकि विजय माल्या डिफॉल्ट कर चुके हैं, ये तो हमें पता है इमोशनल सेंस से। देखिए आगे क्या कहा गया है, आगे बोला हेंस्केन एंड सम ऑफ इट्स एडवाइजर्स, यहाँ पर हेंस्केन एंड इट्स एडवाइजर्स बोला है, ठीक है। हेंस्केन जो कंपनी ये बिलीव करती है दैट दे बिलीव दैट द शेयर होल्डर एग्रीमेंट बिटवीन माल्या एंड द बियर जायंट हैज बिकम नल एंड वॉइड। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं और मैंने आपसे कोई पार्टनरशिप डीड की गई है तो मैं उसको नल और वॉइड कर सकता हूं। क्यों मैं उसको, जब आप खुद डिफॉल्टर हैं तो मैं क्यों उस एग्रीमेंट को लेकर के आगे बढ़ूंगा, उसको नल और वॉइड बोल सकते हैं हम। आफ्टर इंडियाज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसकी बात की थी मैंने अभी, ईडी की बात की थी, इंडियाज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अटैच हिज शेयर्स एज पार्ट ऑफ इट्स लीगल एक्शन अगेंस्ट द लीग और बेरन। अब उनके म्यूचुअल डीड में कुछ शेयर्स होंगे कंपनी के, अब उस कंपनी को कंपनी में उस शेयर में उसका भी पैसा लगा हुआ है, हेंस्केन का भी पैसा लगा हुआ है। अब आप डिफॉल्ट कर गए हो, आपके ऊपर ईडी ने शिकंजा कसा है और आपने उन शेयर्स को लॉक कर दिया है, तो ऑब्वियसली बात है कि हेंस्केन का काफी बड़ा नुकसान होगा उस कंपनी में। तो यहाँ बात थ्रू आउट हो रही है कि चेयरमैन को क्यों रखना नहीं चाहिए और रखना चाहिए लीगल ओपिनियन में, और ये सारी चीजें क्यों हुई हैं, और क्योंकि एग्रीमेंट जो था इन दोनों के बीच का नल एंड वॉइड हुआ। और वो क्यों हुआ, क्योंकि ईडी ने शेयर्स के ऊपर रोक लगाई जो कि अटैच थे विजय माल्या की कंपनी से। कहीं ना कहीं विजय माल्या की कंपनी भी अटैच्ड है हेंस्केन से, तो हेंस्केन को तो लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा, वो तो फंस गया बीच में। उसके शेयर्स, उसके चेयरमैन, उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर उनका काफ़ी पैसा लगा होगा, इन्वेस्टेड होगा, और वो उससे कुछ कमा भी रहे होंगे ऑब्वियसली। तो चलिए ठीक है, अब हमें कुछ कंटेंशन तो समझ में आ गया क्या प्रूव करने की कोशिश की गई है, और हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, तो हम देखेंगे कंटिन्यूड क्वेश्चन आगे की तरफ। 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बस ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसे अगर मैं अपने स्टेटमेंट में ऐड कर दूं या अपने पैसेज में ऐड कर दूं या आर्ग्यूमेंट में ऐड कर दूं तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए पहला देखते हैं। यूबीएल यानी कि यूनाइटेड ब्रूअर्स की बात हो रही है, जो अभी हमने पढ़ा, हैज स्टॉप्ड शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विद माल्या एंड हैज सेड दैट ही इज नो लॉन्गर प्रिवी टू एनी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स। अब मैं इस सेंटेंस को उठाऊं और अपने पैसेज में डाल दूं, क्या ये सपोर्ट करेंगे थ्रू आउट कंटेंशन को? वहां पर आपने सेकंड स्टेटमेंट में क्लियरली बोला कि हमें अब विजय माल्या की कंपनी से थोड़ी दूरी बनानी होगी, उसके एग्रीमेंट को नल और वाइड करना होगा। तो ऑब्वियसली बात है हम अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विजय माल्या को क्यों देंगे, ताकि वो उसका फिर मिसयूज कर सके। एंड ही बिकॉज ही इज नो लॉन्गर इन द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स ऑफ द कंपनी बिकॉज विजय माल्या इज हिमसेल्फ अ डिफॉल्टर। अब ये सारी बातें तो क्लियर हो चुकी हैं, तो ये अगर मैं ऐड कर दूं तीसरा सेंटेंस तो ये और इस कंटेंशन को प्रूव करता है कि उनको क्यों लीगल ओपिनियन लेने की आवश्यकता पड़ रही है यूबीएल और हेंस्केन को मिल करके। बिल्कुल, क्योंकि यूबीएल इज अटैच्ड विथ हेंस्केन एंड यूबीएल इज ओन्ड बाय समहाउ विजय माल्या इज इट्स चेयरमैन। तो हमें उससे अब डिटैच करना होगा ना किसी तरह। अगर हमारी एक जो डाल होती है वो सूख गई है तो हमें उसको हटाना है बस किसी तरह, है ना, ताकि हमारे बाकी लोग इन्फेक्ट ना हो जाए। तो चलिए ठीक है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा स्टेटमेंट 1, ये तो समझ में आ गया। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द बोर्ड ऑफ यूबीएल, India's biggest beer company, had asked Maल्या to either step down or appoint a nominee after the Security and Exchange Board of India barred willful defaulters from holding key board positions last year. अब अगर मैं इस सेंटेंस को भी ऐड कर दूं तो बिल्कुल क्लियर सपोर्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों करेगा सॉरी, क्योंकि द बोर्ड ऑफ द यूबीएल हैड आस्क्ड माल्या टू स्टेप डाउन बिकॉज वहां चेयरमैन की बात हुई थी। स्टेटमेंट 1 में इको हुआ था, हमें चेयरमैन दिखा था। मैंने बहुत सी वेबसाइट्स पे देखा कि उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है, इस स्टेटमेंट को। क्यों हम इसको रिजेक्ट करेंगे? बिल्कुल ये सपोर्ट करेगा, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देगा। he has to step down because he has been a willful defaulter and he cannot hold a key position in the board of directors of the company। ये तो क्लियर कंटेंशन है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है ये। अगर ये सपोर्ट करेगा, अगर मैं इसको ऐड कर दूं अभी स्टेटमेंट में, तो हम इस सिचुएशन को भी ये थ्रू आउट कंटेंशन प्रूव करता हुआ और सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 और 2 एकदम क्लियर आंसर्स होंगे हमारे। तीसरा देखते हैं। The company is functioning well and operations are in good shape, but it is not good corporate governance to have an acting chairman for so long। जी नहीं, ये तो बड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो जाएगी।
आपने तो यहाँ कुछ और ही बोल दिया। आपने बोला कि जो हमारा एक्टिंग चेयरमैन है बहुत सालों से यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसलिए हमें उसे हटा देना चाहिए क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑब्वियसली बात है, यूबीएल का जो परफॉर्मेंस है बियर कंपनी का वो तो अच्छा है इंडिया में, वो तो अच्छा अपना सामान सेल करती है। बट उनको क्या दिक्कत है, उनको विजय माल्या से प्रॉब्लम है, तो उसको किसी तरह विजय माल्या को आउट करना है। तो यहाँ पर वो रीज़न प्रॉपर नहीं होगा, ये इसको प्रॉपरली सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखेगा, तो हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। 1 और 2 बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर्स होंगे, बिल्कुल क्लियर कंटेंशन प्रूव हो रहा था। स्टेटमेंट 1 हमें सेकंड प्रीमाइस को प्रूव होता हुआ दिखा रहा है और स्टेटमेंट 2 हमें पहले प्रीमाइस, जो स्टेटमेंट का पहला प्रीमाइस था जो चेयरमैन को लेकर के लीगल ओपिनियन की बात की गई थी, उसको सपोर्ट करता हुआ दिखा रहा है। तो यानी कि हमारा क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है नन इज स्ट्रॉन्ग, जी नहीं, ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। बी बोलता है ओनली 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, जी हाँ, ये हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। बहुत सी वेबसाइट्स पे दिया गया आंसर दैट ओनली 1 इज ऑल एक्सेप्ट 2 and 3 आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि 1 इज ओनली द आंसर। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कंटेंशन प्रूव होता हुआ दिख रहा है। वो हम कैसे? क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट पहचानना जानते हैं। चलिए ठीक है, अब इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, ऑप्शन बी दिया है। और इस पर अगर आपको कोई टिप्पणी करनी हो या ओपिनियन देनी हो या मैं अगर गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे भी बता सकते हैं आप, और प्लीज़ एक अच्छा रीज़न ज़रूर दीजिएगा कि क्यों सेकंड स्टेटमेंट भी स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। ठीक है, शायद हो सकता है कि आपकी ओपिनियन मुझसे न मिलती हो, कुछ एम्बिग्यूटी हो, और लेकिन उसका प्रूफ जरूर दीजिएगा मुझे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से। चलिए इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी क्वेश्चन सामने आए तो कोशिश करिए उसको पॉज करके पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, या उसको समझने की कोशिश करिए, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन आप देखिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द पाकिस्तानी आर्मी एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स आर रैलिंग बिहाइंड a controversial dam project on Indus River in disputed territory that has taken on new wind. बहुत ही लेंदी सेंटेंस है। आफ्टर इंडियाज फ्रस्ट्रेशन ऑन अटेम्प्ट्स बाय इस्लामाबाद टू गेट इंटरनेशनल फंडिंग फॉर ईयर्स। पहला प्रीमाइस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीमाइस होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ें प्रूव करने की कोशिश कभी कभी या तो पहले सेंटेंस में या लास्ट सेंटेंस में होती है। और यहाँ पे क्लियरली बोला है कि पाकिस्तानी आर्मी और उनके एस्टेब्लिशमेंट्स वो चाहते हैं कि एक कंट्रोवर्शियल डैम प्रोजेक्ट बने। कहाँ पर? इंडस रिवर वैली पे, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे बना है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी कौन सी हो सकती है? ऑब्वियसली बात है पीओके की बात हो रही होगी यहाँ पे। डिस्प्यूटेड टेरिटरी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीओके है, ये हमें पता है। दैट हैज टेकन ऑन अ न्यू एंड आफ्टर विंड आफ्टर इंडियाज फ्रस्ट्रेशन ऑन अटेम्प्ट्स बाय इस्लामाबाद टू गेट इंटरनेशनल, यहाँ पे बात की गई इंटरनेशनल फंडिंग की। यानी जब आप इंटरनेशनल फंडिंग लेने जा रहे हो तो इंडिया कुछ ऐसा कर देता है जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया उनके अटेम्प्ट को फॉइल कर देता है, क्योंकि वो ये रीज़न देता है कि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी पे आप डैम नहीं बना सकते इंडस रिवर के ऊपर। इस बात का ऑब्जेक्शन कहीं ना कहीं इंडिया करता होगा, इंटरनेशनल फंडिंग उसको लेने नहीं दे रहा है पाकिस्तान को, उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। ये प्रूव करने की कोशिश इस स्टेटमेंट में की गई। The issue is set to snowball into a controversy with India opposing the project as it falls in POK। यहाँ पे प्रूव कर दिया उस बात को, क्लियरली बोल दिया कि ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो POK है और इंडिया इस बात को अपोज इसीलिए भी कर रहा है और ये कंट्रोवर्सी बन चुकी है। पोटेंशियल वाटर वॉर्स बिटवीन द टू नेशंस आर अ रियलिटी, वो तो हमने देखा है, अपने इमोशनल सेंस से भी पता है कि पानी को लेकर के झगड़ा होता है। विद टेंशंस फ्लेयरिंग अप इन द 2000 उरी अटैक दैट लेफ्ट 19 soldiers dead, Prime Minister Narendra Modi has been vocal on water sharing pacts between the nations and ferociously told a review meeting of the Indus Water Treaty in 2016 after the Uri attack that उसने क्लियरली बोला था, उरी अटैक के बाद मोदी जी ने एकदम क्लियर बोल दिया था कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकता। आप या तो खून बहा लो या तो पानी बहा लो। अगर आप खून बहाओगे तो हम पानी नहीं देंगे आपको, पानी तो यहीं से जाता है। ऑब्वियसली बात है, सारी 5 रिवर्स हमारी उनके बॉर्डर में जाती हैं और यहाँ से उनका वाटर सप्लाई पूरा होता होगा। तो अगर हम उस पर डैम्स बना देंगे तो उनको पानी नहीं मिलेगा, पानी सूख जाएगा, दिक्कत होगी उनको या कम मिलेगा। तो ये सारी इश्यूज आ रहे हैं, पानी को लेकर के झगड़ा हो सकता है। अब कंटेंशन क्या प्रूव करने की कोशिश की गई है, ये हमें समझ में आ चुका है कि इंटरनेशनल फंडिंग को रोकता है इंडिया। क्यों? क्योंकि पीओके में आप बना रहे हो डैम। प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तानी आर्मी और उसके एस्टैब्लिशमेंट्स काफ़ी परेशान है इस बात को लेकर के और फ्रस्ट्रेटेड है, ये हमें समझ में आ चुका है। अब यहाँ बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल कोरोलरी ऑफ द स्टेटमेंट अबव। अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि ये क्या चीज़ होती है लॉजिकल कोरोलरी, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, 30 लेसन हमने कर दिए और कहीं ये चीज़ नहीं बोली आपने कि लॉजिकल कोरोलरी क्या होती है। अगर आपको आर्ग्यूमेंट पहचानना आता है, अगर आपको ये पता है कि कंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट क्या होता है, तो आप लॉजिकल कोरोलरी मीन्स आपको एक ऐसा प्रोपोजिशन पूछा गया है जो कि जब पूरा कंटेंशन प्रूव हो चुका है तो एक
उसके मिलता जुलता एक स्टेटमेंट, बस दैट्स इट। यानी कि हमारे कंक्लूजन से मिलता जुलता एक मिनी कंक्लूजन समझ लो, एक तरीके का सेमीफाइनल समझ लो आप, या उसको और क्लियर करता हुआ कंक्लूजन आप समझ लो, ठीक है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमारे कंक्लूजन को और बेहतर तरीके से प्रूव करता हो। ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कुछ चीज़, हमने यहाँ एक क्लियरली प्रूव किया कि पाकिस्तान फ्रस्ट्रेटेड है। अब हम उसको और बेहतर तरीके से कैसे प्रूव कर सकते हैं, उसका एक कॉरलरी पूछा गया है यहाँ पे। चलिए कुछ नहीं है, पहले रिलेटेड स्टेटमेंट देखते हैं, हमें तो सिर्फ रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। अब हिंट कहाँ से मिलेगी? हिंट यहाँ से मिल रही है। ऑप्शन ई में बोला नन कैन बी डिड्यूस्ड, और लॉजिकल डिडक्शन तो हमें मालूम ही, हम करते आ रहे हैं। इन्फ्रेंसेस जो हमारे मिनी कंक्लूजन हमारे निकलते हैं उनको हम डिडक्शन बोलते हैं, और फाइनल जो हमारा एक सिंगल कंक्लूजन होता है प्रॉपर, यानी कि सिंगल एक कंक्लूजन हमें देखना है बस। तभी तो यहाँ पर ABCDE दिया है और हमें किसी एक पे टिक करना है, ठीक है। जब भी हमसे कंक्लूजन पूछा जाएगा, यानी लॉजिकल कोरोलरी भी पूछ ली आपने, उसको नए शब्द दे दिया उन्होंने, थोड़ा सा पलट दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और क्वेश्चन छोड़ दो। पर हम क्यों छोड़ें, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं ऑप्शन ए। सेवरल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस हैव मेड सिमिलर प्लेजेस while appeals are also being made to oversee Pakistanis to donate money for the dam। क्या ऐसा कुछ कंटेंशन प्रूव होता हुआ दिखा मुझे? क्या ये चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ मैं कि बहुत से गवर्नमेंट के जो वहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिल्कुल अब कसम खा चुके हैं, और यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी ने भी कसम खा ली है कि हम अपने पाकिस्तानी ने ये भी कसम खा ली कि हम डोनेट करेंगे मनी को डैम। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप डैम कैसे बनाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं से डोनेशन लेना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। क्या ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश की गई मेरे आर्ग्यूमेंट में? जी नहीं, हमें तो बस ये बताया गया कि पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया उनकी फंडिंग को, इंटरनेशनल फंडिंग को किसी तरह फॉइल आउट कर देता है। तो इसको मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ एज अ कंक्लूजन। और चीट कोड तो मुझे याद है ना, देयरफॉर भी लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो चलो ठीक है, ऑप्शन बी में देयरफॉर भी लगाएंगे। देयरफॉर पाकिस्तान हैज बीन ट्राइंग unsuccessfully for years to raise funds from the World Bank and the Asian Development Bank, but facing frustration after the body stated that it was on disputed territory। क्या मुझे मेरा आंसर मिल गया है? जी हाँ, बिल्कुल सारी चीज़ें प्रूव कर दी आपने इंटरनेशनल फंडिंग बताया था, आपने पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन बताई थी, आपने डिस्प्यूटेड टेरिटरी की बात की थी, और बहुत ही अनसक्सेसफुल रहा है थ्रू आउट, इसीलिए वो फंड्स रेज नहीं कर पाया है। क्या ये कंक्लूजन, लॉजिकल कंक्लूजन या लॉजिकल कोरोलरी मेरे को प्रोवाइड हो रही है? जी हाँ, बहुत ही क्लियर आंसर मिला है हमें। अगर मैं लगा दूं देयरफॉर और अपने स्टेटमेंट में ऐड कर दूं इस स्टेटमेंट को, तो मेरा आंसर क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर। ऑप्शन बी एक सही आंसर है। बहुत सी वेबसाइट्स ने इसको भी रिजेक्ट किया हुआ है। चलिए ठीक है, हम सी भी देखते हैं। सी में क्या बोला गया है? अ मोर रिसेंट अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इट अंडर CPEC, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक बॉर्डर, ऑल्सो डिड नॉट गो थ्रू द बीजिंग आफ्टर बीजिंग पुट अप एन ओनरशिप राइट क्लॉज ऑन द मेगा प्रोजेक्ट। अब ये तो सपोर्ट करता हुआ स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन नहीं है। इसको मैं अगर ऐड कर दूं अपने स्टेटमेंट में तो ये क्लियरली स्ट्रांग बनाएगा मेरे आर्ग्यूमेंट को, लेकिन ये कंक्लूजन नहीं है। ये तो हम सीख चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं हम। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं। Officers of the Pakistani armed forces are donating 2 days pay while soldiers have been mandated to donate 1 day's pay for the project that is being touted as a solution to its water scarcity problem। ये कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है लेकिन कंक्लूजन नहीं हो सकता, तो इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। बिल्कुल ये कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, पाकिस्तानी आर्मी ने पैसा डोनेट किया होगा, एक एक दो दिन की सैलरी सब दे रहे होंगे कि भाई किसी तरह हम डैम बना लें यहाँ पे। चलिए ठीक है, हमारा आंसर तो ऑप्शन बी क्लियर मिला था हमें। नन कैन बी डिड्यूस को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ऑप्शन बी क्लियर आंसर होता हुआ दिख रहा है हमें, बिल्कुल। देयरफॉर अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो मैं इसको एकदम ठीक से आंसर बना सकता हूँ। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये रहा, इसको पॉज करके पढ़ेंगे आप, और मैं बढ़ूंगा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है आज का ये वीडियो, बट तैयारी तो करनी है हमें। अभी तो मैंने 5 और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा नेक्स्ट सेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पॉपकॉर्न मे बी अ हम्बल स्नैक फॉर मूवी गोअर्स, बट फॉर इंडियाज मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री इट इज द डाइट ऑन विच इट्स रेवेन्यू गेट्स द मच नीडेड बम्प इवन व्हेन मूवी डोंट फायर एट द बॉटम लाइन। पहले लाइन में ही आपने बोल दिया कि पॉपकॉर्न आपके लिए तो एक हम्बल स्नैक जरूर हो सकता है एज अ मूवी गोअर, लेकिन इंडियन मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री तो चली पॉपकॉर्न पे रही है। क्यों? क्योंकि अगर मूवी अच्छा नहीं भी करती है, देखिए साफ बोला है, मूवी डोंट, इवन इफ द मूवी डजंट फायर एट द बॉटम लाइन, अगर मूवी नहीं भी चली तो पॉपकॉर्न बेच के तो पैसा कमा लेंगे वो। यही बात है, थ्रू आउट यही कंटेंशन प्रूव किया आपने। इट इज द डाइट ऑन विच इट्स रेवेन्यू गेट्स द मच नीडेड बम्प। उनको रेवेन्यू तो पॉपकॉर्न बेच के आता है, मूवी बेच के नहीं आता है ऑब्वियसली। Food and beverages segment have been a high earner at nearly 25% for multiplexes,
एंड दैट्स वाई अलाउइंग फूड फ्रॉम द आउटसाइड कैन डिम द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर। बहुत ही क्लियर कंटेंशन प्रूव होता हुआ दिख रहा है। आपने ये प्रूव कर दिया, ये बता दिया कि अगर आप आउटसाइड फूड को अलाउ कर दोगे मूवी प्लेक्सेस में तो आपका जो थ्रू आउट जो 25% जो आप कमा रहे हो एक्स्ट्रा, वो तो बंद हो जाएगा। आपका जो ग्रोइंग सेक्टर है, क्यों? क्योंकि बहुत से लोग मूवी बाहर देखना पसंद करते हैं और बड़े स्क्रीन पे देखना, बड़े पर्दे पे देखना पसंद करते हैं, और जब वो मूवी प्लेक्स में जाते हैं तो उनको वहाँ पर 3 घंटे आप बिठा रहे हो तो भूख तो लगेगी। इंटरवल के दौरान आपको अच्छी खासे, मैंने देखा है बहुत से लोग जम करके पॉपकॉर्न खरीदने जाते हैं। ऑब्वियस ही बात है, वो वहाँ पर 300-400 रुपये पे करते हैं सिर्फ एक पॉपकॉर्न खरीदने के लिए, और मूवी का टिकट उससे बहुत सस्ता होता है। ये सभी को होता है, तो मेरे इमोशनल सेंस से मुझे पता है, तो मैं इमोशनल और ज़्यादा नहीं हूँगा और देखूंगा कि मेरा कंटेंशन क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। अब इसमें से कौन सी चीजें कंक्लूड कर सकते हैं? तो कंक्लूजन क्या होता है? सिर्फ एक, सारे प्रेमाइसेस उस थंब को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए, हमें इन्फ्रेंशियल क्लेम करते हुए दिखने चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए क्या कहता है। द एंड ऑफ प्रोहिबिशन ऑन आउटसाइड फूड विल कम एज बिग डैमनर जस्ट व्हेन द मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री इज ग्रोइंग रैपिडली एंड एक्सप्लोरिंग न्यूअर सोर्स ऑफ इनकम। क्या मेरा ये सही आंसर होगा? The end of the prohibition on outside food will come as a big dampener। ये तो हमने देखा प्रूव होते हुए, यहाँ पे लगा दूं therefore the end of the prohibition on outside food will come as a big dampener just when the multiplex is growing rapidly and exploring newer source of income। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। द एंड ऑफ प्रोहिबिशन ऑन आउटसाइड फूड विल कम, ये ऑप्शन ए हम देख चुके हैं। ऑप्शन बी अब हम देखते हैं पहले। इफ स्टेट गवर्नमेंट्स फोर्स मल्टीप्लेक्सेस टू सेल F&B आइटम्स एट मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस एंड अलाउ आउटसाइड फूड, द इंडस्ट्री में हैव टू बी पुट अप विद लोअर अर्निंग्स ग्रोथ इन द कमिंग मंथ्स। शेयर्स ऑफ लीडिंग मल्टीप्लेक्सेस सॉ अ शार्प फॉल ऑन फ्राइडे। बहुत सी मल्टीप्लेक्सेस के जो शेयर्स थे वो गिर गए इस बात पर कि स्टेट गवर्नमेंट ने फोर्स किया है मल्टीप्लेक्सेस को कि वो फूड एंड बेवरेजेस आइटम्स को मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस पे बेचने के लिए अलाउ कर दें। एक पॉलिसी में चेंज लाया गया एंड दे शुड अलाउ दी फूड फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, अब ये हो सकता है कि द इंडस्ट्री विल हैव टू पुट अप विथ लोअर अर्निंग ग्रोथ इन द कमिंग मंथ्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपको फूड अलाउ कर देंगे अगर बाहर से लाने के लिए, तो हमारी जो ओवरऑल इंडस्ट्री है उसमें नुकसान होगा, क्योंकि हम तो पॉपकॉर्न बेच के पैसे कमा रहे थे थ्रू आउट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हमारे यहाँ अभी यहाँ पे लाइट का डिस्ट्रप्शन है, तो थोड़ा बेयर करिएगा। हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी डार्क आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी प्रॉपर। ऑप्शन ए एक बेटर आंसर है तो दिख रहा है, ऑप्शन बी थोड़ा सा कम बेटर आंसर है, ये भी हमें दिख रहा है। चलिए देखते हैं और ऑप्शंस क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम जज कर पाएंगे। ऑप्शन ए काफ़ी हद तक क्लियर आंसर दिखा मुझे, प्रूव होता हुआ दिख रहा था थ्रू आउट कंटेंशन। ऑप्शन ए में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्या आई है ये भी मैं बता देता हूं आपको। ऑप्शन ए में बोला गया था वी आर एक्सप्लोरिंग न्यूअर सोर्स ऑफ इनकम। ये चीज़ कहीं हमें दिखी नहीं थी थ्रू आउट, थोड़ा ये कंफ्यूज करता है हमें, इसीलिए मैं इसको बहुत ही आउटराइटली अभी एकदम क्लियर आंसर नहीं बोल सकता हूं। तो मैं बाकी ऑप्शंस पहले देख लेता हूं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कहता है? फॉर इंस्टेंस अ टब ऑफ पॉपकॉर्न इन मोस्ट मल्टीप्लेक्सेस कॉस्ट नियरली 2 times the price of a movie ticket. This fact also reflects in the financial numbers of many multiplex companies. ऑब्वियसली यहाँ पर एक फैक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करी कि फाइनेंशियल नंबर्स अगर हम देखें मल्टीप्लेक्स कंपनीज के, तो अगर पॉपकॉर्न से हम वो पैसे ऑलमोस्ट 2 times ऑफ अ प्राइस ऑफ अ टिकट कमा रहे थे, तो अब वो नहीं कमा पाएंगे। क्या ये चीज़ कंक्लूड करी जा सकती है वहाँ से? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मिनी कंक्लूजन की तरह मैं एज ए इन्फ्रेंस दिखा, लेकिन कहीं इसको मैं ओवरऑल कंटिन्यू करके इसको मैं कंक्लूड कर दूं? जी नहीं, ये तो मुझे क्लियर आंसर नहीं दिखता अभी। ठीक है, हाँ ये एक फैक्ट जरूर प्रोड्यूस किया आपने। चलिए फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। एज मोर मल्टीप्लेक्सेस कम अप ओनर्स लुक फॉर न्यूअर सोर्स ऑफ इनकम। अब यहाँ पर फिर वही बोला उन्होंने कि जब और ज़्यादा मल्टीप्लेक्सेस आ रहे हैं और आप आउटसाइड फूड की बात कर रहे थे थ्रू आउट, तो ओनर्स आर लुकिंग फॉर न्यूअर सोर्स ऑफ इनकम। ये प्रूव होता हुआ दिख रहा है क्या कहीं पे? जी नहीं, इसको भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। क्या फिर वही न्यूअर सोर्स ऑफ इनकम आपने बोलने की कोशिश की गई? तो ये भी आंसर काफ़ी हद तक मेरा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी और डी को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी और डी हम रिजेक्ट कर सकते हैं और हम वापस से जाएंगे ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए काफ़ी लाइकली आंसर दिखा मुझे। ऑप्शन बी में भी एक फैक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी, एक स्टेटमेंट आपको सपोर्ट करता हुआ देखने को मिला था यहाँ पर।
लेकिन क्लियर कंक्लूजन नहीं मिला था मुझे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर सिर्फ एक ये बात बताई थी कि शेयर्स ऑफ द मल्टीप्लेक्सेस आर फॉलिंग एज अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट द आउटसाइड फूड इज अलाउड। ऑप्शन ए काफ़ी प्रोहिबिटरी आंसर था कि अगर आप आउटसाइड फूड को अलाउ कर देंगे एज अवेलेबल फूड, तो द मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री जो कि बहुत तेज़ी से जा रही थी वो थोड़ा सा रूल आउट हो जाएगी, पीछे की तरफ चली जाएगी और हमें नए सोर्सेज ऑफ इनकम ढूंढने पड़ जाएंगे। थोड़ा सा इसने हमें कंफ्यूज किया था, न्यूअर सोर्सेज ऑफ इनकम। बट ऑब्वियसली जब आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाएगा तो आपको नए तरीकों से पैसे कमाने पड़ेंगे। या तो आप मूवी टिकट का पैसा बढ़ा दोगे, या उसमें और भी कुछ ऐसा करोगे कि जिससे आपको चार्जेस बढ़ जाएं, किसी तरह आपका रेवेन्यू बढ़ जाए। तो ठीक है, ऑप्शन ए एक बहुत ही बेटर लाइकली आंसर होगा। इन द लाइट ऑफ ऑप्शन बी हम ये देख सकते हैं कि बी एक थोड़ा सा वीक इंडक्टिव आंसर होगा, और सी और डी तो हमने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब ए काफ़ी हद तक एक बेटर आंसर निकला। हमें बाकी को देखना इसीलिए पड़ा क्योंकि हमें एक बहुत अच्छा आंसर अगर मिल भी जाता है तो हमें बाकी को देखना ज़रूरी पड़ता है। तो ठीक है, यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं और ऑप्शन ए पे टिक कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये प्रूव्ड है। ठीक है, और हम बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का आखिरी क्वेश्चन। 2 statements are followed by 3 conclusions, 1, 2 and 3. You have to consider the statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You are to decide which of the given conclusions can definitely be drawn from the given statements and indicate your answer accordingly. 3 conclusions दिए होंगे, ठीक है, सॉरी 2 statements दिए हैं followed by 3 conclusions, यानी यहाँ 2 statements हमें दिख रहे हैं, statement 1 and statement 2। 3 कंक्लूजन्स फॉलो होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनको ट्रू मान लेना है इवन इफ दे आर सीम टू बी डिफरेंस फ्रॉम योर योर इमोशनल सेंस से। अगर आपको ये थोड़े से अजीब से लग भी रहे हो तो यू हैव टू स्टिल मेक इट टू बी ट्रू एंड इवन इफ दे आर फ्रॉम वेरियंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स। आपको डिसाइड करना है कि विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स एंड इंडिकेट योर आंसर अकॉर्डिंगली। चलिए ठीक है, हम पहले स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। Milk supply in Maharashtra was badly hit after thousands of dairy farmers launched a protest on Monday, demanding better price and subsidy of ₹5 per litre. Tankers supplying milk to major cities including Mumbai, Pune, Nagpur, Nasik and others were blocked early morning, leading to a sudden crisis. बहुत ही क्लियर कंटेंशन प्रूव किया है इन्होंने यहाँ पर कि महाराष्ट्र में जो मिल्क सप्लाई है वो बहुत बुरी तरीके से हिट कर गई। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे डेयरी फार्मर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा, उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी कि हमें थोड़ा सा बेटर प्राइसिंग दीजिए आप और ₹5 लीटर प्लीज़ बढ़ा दीजिए आप, मतलब ₹5 लीटर आप बढ़ाइए हमारे दाम में, हमें सब्सिडी प्रोवाइड करिए एक तरीके की, और इसके अलावा हमारी प्राइसिंग को थोड़ा सा और मजबूत बनाइए। ठीक है, टैंकर सप्लाइंग मिल्क टू मेजर सिटीज़ इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे, नागपुर एंड नासिक। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि दे वर ब्लॉक्ड, बहुत से टैंकर्स रुक गए और उन्होंने उसमें सप्लाई देना बंद कर दिया एज अ प्रोटेस्ट। ठीक है, अभी क्राइसिस की बात की गई है, मिल्क क्राइसिस आ गई है वहां पर। मिल्क सप्लाई इन महाराष्ट्र वॉज बैडली हिट, पहले ही सेंटेंस में बताया आपने। चलिए स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज mooted a proposal asking railways to make milk available at railway stations and at the meeting. Sources said that representatives from Amul India suggested that the national transport could provide stalls to dairy companies or cooperatives where they could sell their products. क्लियरली यहाँ पे बताने की कोशिश की गई कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो एक प्रपोजल डाल रही है कि रेलवे स्टेशन पे मिल्क को मुहैया कराया जाए। कैसे होगा वो? अमूल इंडिया के साथ उन्होंने एक पैक्ट या एक तरीके का सजेशन लिया वहाँ से कि जो नेशनल ट्रांसपोर्ट है हमारा, जैसे रेलवेज को हम नेशनल ट्रांसपोर्ट मानते हैं, दैट दे शुड प्रोवाइड स्टॉल्स एट द डेयरी कंपनीज, को वहाँ पर स्टॉल बनाने की परमिशन दी जाए और दे शुड सेल देयर प्रोडक्ट्स देयर। क्या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का कोई रिलेशनशिप मुझे मिल रहा है? जी नहीं, कोई स्टेटमेंट वहाँ नहीं दिख रहा हमें, दोनों के बीच में कुछ भी प्रूव होता हुआ नहीं दिखा हमें, ये तो क्लियर है। और अब हम देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स। हमें ये तो पता चल गया कि सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा था और स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा था। स्टेटमेंट 1 कहता है कंक्लूजन, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अमूल इंडिया एंड फूड सेफ्टी बॉडी FSSAI आर विलिंग टू डिस्कस इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ द डेयरी सेक्टर इन द बैकड्रॉप ऑफ द फार्मर्स एजिटेशन इन महाराष्ट्र दैट हैज लेड टू द सीवियर शॉर्टेज ऑफ मिल्क इन द स्टेट। क्या कहीं ऐसा प्रूव हुआ कि अमूल इंडिया और FSSAI के लोग या गवर्नमेंट के लोग इशू डिस्कस कर रहे थे डेयरी सेक्टर का? जी नहीं, हम तो यहाँ रेलवेज पे स्टॉल्स लगाकर मिल्क बेचने की बात कर रहे थे ताकि कंजम्पशन मिल्क का बढ़ जाए, बस यही बात हो रही थी। पर क्या फार्मर्स को लेकर के अमूल इंडिया या FSSAI ने कोई सजेशन दिया है या उनके बीच में कुछ आपस में एजिटेशन को रोकने की बात हुई है? जी नहीं, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। द फार्मर्स ग्रुप्स एंड द महाराष्ट्र किसान सभा आर डिमांडिंग अ GST वेवर ऑन बटर एंड मिल्क प्रोडक्ट्स
अपार्ट फ्रॉम द सब्सिडी। सब्सिडी की तो बात की है आपने, लेकिन क्या ऐसा कहीं प्रूव होता हुआ दिखा कि उन्होंने कहा जीएसटी को भी वेवर कर दो बटर के ऊपर से या मिल्क पाउडर, ताकि उसकी प्राइसिंग और ठीक से हो जाए? इसका एविडेंस एग्जैक्ट नहीं है मेरे पास, क्लियर एविडेंस नहीं है मेरे पास। हाँ, ये एक आफ्टर इफेक्ट हो सकता है, ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट हो सकता था, बट कहीं से भी ये फॉलो होता हुआ कंक्लूजन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी वेवर की कोई भी बात हमसे थ्रू आउट नहीं की गई। लॉजिकल सेंस से हमें ये बात पता है, इमोशनल सेंस से भी हमें ये देखने को मिला, तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। रेलवेज इज ड्राइंग अ प्लान टू मेक मिल्क अवेलेबल एट रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री टू प्रमोट इस कंजम्पशन। ये तो हमें इको होता हुआ दिख गया था स्टेटमेंट 2 में, बहुत ही क्लियर प्रूव होता हुआ दिखा। तो हमारा आंसर बिल्कुल ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज क्लियर आंसर हो जाएगा। 1 और 2 को हम आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही मॉडरेट लेवल का, आपको अच्छा मार्क्स दे देता है ये थ्रू आउट, और आपको एक एज दे देता कि आप उस दहलीज को क्रॉस कर सकें जो कट ऑफ जिसको बोलते हैं हम। चलिए ठीक है, 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी में डिस्ट्रप्शन की वजह से मेरी वीडियो थोड़ी सी डार्क आ रही होगी, बट आपको मेरी साउंड आई होप क्लियर आ रही है। इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो क्लियर शब्दों में यहाँ लिखा है मैंने, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करूँगा। आई होप आपको मेरी बातें आज कुछ समझ में आई हो, कुछ एम्बिग्यूटी हो तो ज़रूर ओपिनियन अपना ज़रूर दीजिए, और मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं आप। एवरीबडी इज़ नॉट राइट ऑलवेज, बट मुझे लगता है कि मेरी एक्सप्लेनेशन काफ़ी हद तक आपको समझ में आई होगी। आई होप आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको फिर 5 और क्वेश्चंस इसी रीजनिंग के 5 और मिलेंगे, जिसको मैं प्रॉपरली डिस्कस करूंगा। SBI PO 2018 के जो 4 और क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, जो कि मैं डिस्कस करूंगा। टिल देन तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।